केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और देखिए, बहुत बड़ी घटना दिल्ली में हुई। 22 घंटे पहले एक बम धमाके से हमारे देश के 13 निर्दोष भारतीयों की जान गई। और इस बम धमाके के तार दिल्ली से 588 किलोमीटर दूर कश्मीर से जुड़े हुए हैं। तो वही विस्फोटक कहां से आया, इस सवाल का जवाब छिपा है दिल्ली में विस्फोट की साइट से 50 किलोमीटर दूर अल फला यूनिवर्सिटी में, जहां आतंकी मंसूबों को भारत की इसी जमीन पर आजमाया गया है। इस देश का दिल कहा जाने वाला दिल्ली एक बार फिर से जख्मी है। पूरे देश का खून खौल रहा है और इन सब के पीछे वो आतंकवादी हैं जो भेष बदल कर आए। तस्वीरों और स्केचेस में दिखने वाले आतंकियों का गेटअप अब बदल चुका है। यह व्हाइट कॉलर आतंकी बन चुके हैं जो हमारे और आपके जैसे हैं, हमारे और आपके बीच है। ये पढ़े लिखे आतंकियों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसके दिमाग में जिहाद हावी है। और इसी मानसिकता के साथ एक बार फिर इन व्हाइट कोट में आए आतंकियों ने हमारे देश को जख्म दिए, जिसको लेकर पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए बड़ा प्रहार करने का संकेत भी दे दिया है। तो आज हम प्रहार में सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान की जमीन पर आतंक के कितने डॉक्टर मौजूद हैं। इसी पर तफसील से बात करने जा रहे हैं। चलिए प्रहार की शुरुआत करते हैं। आतंक की व्हाइट कॉलर फैक्ट्री का अल फला कनेक्शन क्या है? पूरे देश के मन में आज बस यही सवाल एक तरह से चल रहा है और इसका जवाब अगले 45 मिनट में आपको हम प्रहार में देंगे। जहां कल दिल्ली में हुए 10-11 की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिक भारत पर लगातार जारी है, तो वहीं इसका एक एक छिपा पहलू, एक एक कैरेक्टर, फोटो, वीडियो एविडेंस के साथ आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे कि हुआ क्या है। और इसके लिए सबसे पहले 4 तस्वीरें आपके सामने मैं रख रही हूं। जानकारी हमें मिल रही है इन तस्वीरों के जरिए, जांच जो हुई है। सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जब हमला हुआ वो तब की तस्वीर है। कैसे अफरा तफरी मच गई, जैसे आग लग गई, लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। दूसरी तस्वीर में आप जब देखेंगे तो देखिए भगदड़ मच गई। यही होता है ना, जब इस तरह की धमाकों की आवाज होती है तो कुछ समझ नहीं आता। खुद को बचाने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं बिना सोचे कि उन्हें कहां जाना है, और ऐसा ही लगा। और ये 2 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रही हैं, सीसीटीवी फुटेज, ये लाइव सबूत है उस घटना का जो हुई है और कैसे वहां पर उस वक्त अफरा तफरी मची, कैसे लोगों को समझ ही नहीं आया, कैसे उनके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये हो गई कि वो खुद को कैसे बचाएं। ये तस्वीरें वो कहानी कह रही हैं। अब आपको पूरी घटना का एक ग्राफिक दिखाते हैं। दिल्ली में जो लाल किले के पास किस जगह पर यह धमाका हुआ, देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा समझा रहे हैं। इस ग्राफिक्स से आप समझिए, ध्यान से देखिए। लाल किले के बिल्कुल सामने मेट्रो है, मेट्रो के गेट के पास कार में यह धमाका होता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ठीक सामने गौरी शंकर मंदिर भी है। यानी इस हमले में 2 सेंटर पॉइंट्स लेकर हमें चलना होगा। एक तरफ लाल किला है तो दूसरी तरफ मंदिर भी मौजूद है। तो ये 2 सेंटर पॉइंट्स हैं जिसको टारगेट किया गया इस गाड़ी के जरिए जब अटैक हुआ। अब इस घटना के बाद देश के कई राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अलग अलग राज्यों में अलर्ट है। ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं, जानकारी फोटोज के जरिए दे देते हैं कि कहां कहां अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पटना, मुंबई, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और वाराणसी, हर जगह अलर्टनेस देखी जा रही है, मुस्तैदी देखी जा रही है, चेकिंग देखी जा रही है। आप देख रहे हैं कैसे रात में सारे जो वाहन है वो चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि खतरा कहीं भी हो सकता है। और उस खतरे की तह तक पहुंचने के लिए अब जो सुरक्षा एजेंसियों उन्होंने निर्देश जारी कर दिया है। और यही वजह है कि आप ये तस्वीरें अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पटना, मुंबई, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, वाराणसी, हर जगह मुस्तैदी दिखाई जा रही है। कहीं कोई गलती का स्कोप अब रह ही नहीं गया। और यही वजह है कि ज्यादा अटेंटिवनेस के साथ चेकिंग की जा रही है व्हाइट कोट में। लेकिन ये आतंकी आए थे, एक एक चेहरा आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इनकी पहचान बताने से पहले ये जान लीजिए कि इनमें से कईयों के पास MBBS की डिग्री, और ये कोई आम आतंकी जैसे नहीं है।
बल्कि ये व्हाइट कोट वाले आतंकी, सफेद पोश हैं, डॉक्टर्स हैं। चलिए आपको बताते हैं, डॉक्टर उमर नबी पहला आतंकी, पुलवामा निवासी है ये। ब्लास्ट में इसकी संदिग्ध मृत्यु हो गई है, इसने फिदाइन हमले जैसा ब्लास्ट किया, इसकी मौत हुई। डॉक्टर शाहिद शाहीन अल फला यूनिवर्सिटी में यह कहा जा रहा है कि महिला विंग है, टेरर की महिला विंग। हमने आपको बताया था ना, जैश की मोमिनात विंग तैयार की जा रही है, उसका एक्सटेंशन है ये, भारत में कहा जा रहा है, अभी जांच चल रही है। डॉक्टर आदिल राथर अनंतनाग का निवासी, जीएमसी जो सरकारी अनंतनाग में अस्पताल है, वहां डॉक्टर था। डॉक्टर मोहम्मद शकील फरीदाबाद अल फला मेडिकल कॉलेज, यहां पर टीचर था, डॉक्टर था। डॉक्टर सज्जाद मल्ला पुलवामा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन गुजरात में, हमने आपको कल ही बताया था प्रहार में कैसे रेसिन में केमिकल बना रहा था और जहर के जरिए लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा था। तो ये सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का ये टेरर नेटवर्क एक्सपोज हो गया है। अब ये व्हाइट कॉलर नेटवर्क के बीच कनेक्शन क्या है, ये नेटवर्क किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव ग्राफिक्स रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप समझ पाए हुआ क्या है। डॉक्टर आदिल राथर जिसने जैश के पोस्टर लगाए, यहीं से पूरी ये जो पूरी साजिश है ना, ये डिकोड है, जिसने जैश के पोस्टर्स लगा दिए, जिसके बाद इसे पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इससे पूछताछ हुई, उसके बाद अगला एक्शन क्या हुआ, फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पकड़ी गई जैश के महिला विंग की हेड डॉक्टर शाहीन। आप समझ रहे हैं कैसे लिंक्स जुड़ रहे हैं, आप देखिए। डॉक्टर उमर की तलाश तेज की गई और जब तक उमर को पकड़ा जाता तब तक दिल्ली में धमाका हो गया और यही डॉक्टर उमर था जिसने फिदाइन अटैक करके, ऐसे गाड़ी में बैठकर अटैक करके ये धमाका किया। कैसे ये क्लोजली लिंक्ड है आप देख रहे हैं, एक एक परत खुल रही है और सच्चाई सामने आ रही है। ये सारे व्हाइट कोट वाले आतंकी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सभी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश के वो डिग्री धारक हैं जिनके लिए जिहाद सबसे पहले है। आप इन्हें शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, लाभार्थी बनाइए, स्कीम्स का फायदा दीजिए, लेकिन फिर भी इनके लिए सबसे पहले जिहाद ही रहेगा। इन तस्वीरों को पहचान लीजिए, इन लोगों को पहचान लीजिए। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल राथर, डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर शाहिद शाहीन, ये सभी भारत में रहते थे, भारत की योजनाओं का लाभ लेते थे, रोजगार इनको मिला हुआ था, सरकारी डॉक्टर थे, इनमें से कई प्रोफेसर थे और उसके बावजूद देश के खिलाफ जहर वाली साजिश कर रहे थे। अब देखिए, लोगों के मन में तमाम सवाल, कई तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही। क्या क्या थ्योरीज है, क्या क्या सवाल है, थोड़ा आपको बताते हैं। क्या आतंकी डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद हड़बड़ी में इस तरह धमाका हुआ? क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हुई, कार्रवाई सुबह होती है, उससे एक दिन पहले होती है और ठीक शाम को धमाका हो जाता है। क्या कार किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाई जा रही थी? क्या ले जाने के दौरान कोई घटना हो गई जिस वजह से यह ब्लास्ट हुआ? क्या पार्किंग में 2 घंटे तक शाम होने का इंतजार किया गया? क्योंकि स्पॉट किया गया है, उमर को स्पॉट किया गया पार्किंग में अंदर जाते हुए, पार्किंग से निकलते हुए उसने इंतजार किया गाड़ी में बैठकर। क्या उमर ने किसी के निर्देश पर, किसी के आदेश पर यह धमाका प्लान किया? क्योंकि वो पकड़े जा रहे थे, एक्सपोज हो रहे थे। इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के कितने लोग अभी एक्टिव हैं, इसके लिए तो लगातार कोशिश की जा रही है, छापेमारी हो रही है। हम आपको लगातार रिपब्लिक भारत पर अपडेट भी दे रहे हैं। क्या अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल से लो इंटेंसिटी से रखा गया? बहुत भयावह नहीं किया गया? ये तमाम सवाल हैं जिसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है और इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बताएं, शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। शाहीन जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग की सदस्य, जो हम आपसे कह भी रहे थे। शाहीन को फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहीन जमात उल मोमिनात, हमने आपको प्रहार में बताया भी है जमात उल मोमिनात कैसे खड़ा किया जा रहा है, उसकी भारत प्रमुख है। भारत के अंसार गजवत उल हिंद से भी शाहीन जुड़ी बताई जा रही है। तो जमात उल मोमिनात, जो हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में तैयार की जा रही है, उसकी महिला विंग ये भारत में संभाल रही थी शाहीन। और ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये डराने वाला भी खुलासा है। ऐसी कितनी शाहीन हमारे सिस्टम में मौजूद हैं जो पढ़े लिखे होने की एक्टिंग करती हैं, जो डॉक्टर प्रोफेसर दिखने जैसा अपने आप को बताती हैं, लेकिन अंदर से ये जिहादी हैं, ये रेडिकलाइज्ड हैं और इस कदर रेडिकलाइज्ड हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले ये सोचती नहीं है। अब क्योंकि शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है, तो शाहीन है कौन, इसका पूरा, एक तरह से इसका पूरा जो बायोडाटा है, पूरा प्रोफाइल क्या है, पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। शाहीन बताई जा रही है कि लखनऊ की है,
लखनऊ की लालबाग निवासी है। अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी से ये जुड़ी हुई थी महिला और फरीदाबाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की सदस्य, जो हम आपको बता भी रहे हैं, जमात उल मोमिनात की भारत प्रमुख है। पता नहीं कितने और लोगों को इसने कनेक्ट किया होगा। अंसार गजवत उल हिंद से भी ये जुड़ी बताई जा रही है। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर से इसे लॉजिस्टिक सहयोग मिलता रहा, कोशिश करती रही, उनके संपर्क में रही, उनको मदद करती रही। और आपको बताएं कि पाकिस्तानी हैंडलर से ये संपर्क में थी। फंडिंग कराना, रिक्रूटमेंट कराना, इसका पूरा काम यही संभाल रही थी। व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क की ये तीसरी गिरफ्तार डॉक्टर है। ये डॉक्टर्स बनकर, डॉक्टर्स वो होते हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं कि धरती के भगवान हैं, मदद करेंगे, हाथ में आला थामे होते हैं, लेकिन ये हाथ में बारूद बम थामने वाले डॉक्टर्स थे जिनका खुलासा हुआ है। अब आपको जरा दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें कैसे आतंकियों की महिला विंग, आपको हमने बताया जमात उल मोमिनात जैश बना रहा है, महिलाओं को हथियार पकड़ा रहा है। ये पाकिस्तान में देखा जा रहा था और इसने भारत में भी रिक्रूटमेंट कर लिया। कैसे ब्रेन वॉश किया होगा आप सोचिए कि एक डॉक्टर उसकी पकड़ में आ गई, एक डॉक्टर उसकी बातों में आ गई। और व्हाइट कॉलर आतंकियों का ये पूरा जो मॉड्यूल है ये नया है, ये पैटर्न नया है, ये तरीका नया है, आंखों में धूल झोंकने वाला तरीका है, क्योंकि ये आपके और हमारे बीच रहते हैं, ये आपके और हमारे जैसे पढ़े लिखे समझदार लगते हैं और आप इन पर भरोसा कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ छलावा है, क्योंकि डॉक्टर के भेष में ये छिपे हुए जिहादी हैं जो अब निकलकर सामने आए, पूरा खुलासा हो गया है। लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश को दहला दिया है। इससे पहले राजधानी में इतना बड़ा धमाका साल 2011 में हुआ था। कैसे सफेद कोट में आतंकी काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। दिल्ली में उठते बारूद की बू का सबूत हमें फरीदाबाद के उस गोडाउन से मिलता है जहां आतंकी डॉक्टर्स के 2900 किलो विस्फोटक का जखीरा रखा था। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो वहीं आतंकी डॉक्टर उमर जहन्नुम पहुंच चुका है। इन आतंकियों ने दिल्ली को फिर से जख्म दिया है। सफेद कोट में छिपे काले मंसूबे सामने आ गए हैं। जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर आतंकियों ने ऐसा खेल खेला कि चीख पुकार मच गई। लाल किले के पास चलती I-20 कार में धमाका हुआ। 13 निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। जांच एजेंसियां फिदायीन हमले का शक जता रही हैं। शक की पहली वजह है कार 3 घंटे पार्किंग में रही। दूसरी, कार में मास्क पहना ड्राइवर दिखाई दिया। तीसरी, चलती कार में धमाका हुआ। चौथी, फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन सामने आया। पांचवी, विस्फोटक मिलने के अगले दिन धमाका हो जाता है। लाल किला, जहां की प्राचीर से तिरंगा लहराता है, उसके पास धुआं उठ रहा था, लाशें बिखरी थी, लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। अब इन सफेद कोट वाले आतंकियों को देखिए, जो कहने के लिए तो डॉक्टर्स हैं, पर असल में ये वो दहशतगर्द हैं जो देश से गद्दारी कर रहे थे, आतंक का प्लान तैयार कर रहे थे। ब्लास्ट के एक दिन पहले जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। 2 अलग घरों से 2900 किलो आईडी बनाने का केमिकल मिला। पुलिस ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी की। यूनिवर्सिटी की लेडी डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया। शाहीन जैश से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर का हिस्सा थी। ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल बड़े हमलों की साजिश रच रहा था। 7 राज्य, कहीं बारूद से धमाके का प्लान था तो कहीं नसों में जहर दौड़ाने का इरादा। लेकिन जांच एजेंसियों ने इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब इन आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। डॉक्टर उमर धमाके में मौत। डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर से गिरफ्तार। डॉक्टर मुजम्मिल शकील फरीदाबाद से गिरफ्तार। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तारी। आतंकी उमर को छोड़ ये सभी आतंकी अब शिकंजे में हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में हुए इस आतंकी हमले को लेकर जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी।
इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान से आतंकियों को चेतावनी जारी कर दी है, तो वहीं दिल्ली में हुए इस धमाके के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पर अलर्ट जारी हुआ है। कई राज्यों की निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों को सड़क पर पेट्रोलिंग करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पूरी सतर्कता बरती जा रही है। संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लेकिन नए लिबास में लौट कर आया आतंक का ये चेहरा, जिसने दिल्ली को ताजा जख्म दिए हैं, इस व्हाइट कॉलर आतंकी इकोसिस्टम के आकाओं पर अब सबसे बड़ा प्रहार करने का वक्त आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। धमाके के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने बड़ी बात कह दी है, सभी दोषी पकड़े जाएंगे, हर दोषी को सजा मिलेगी। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जितने गुनहगार हैं उनका हिसाब होगा, ये क्लियर कर दिया गया है गृह मंत्री की तरफ से। हर दोषी को सजा मिलेगी, सभी दोषी पकड़े जाएंगे बड़े पैमाने पर। देखिए, भारत में इस समय चेकिंग चल भी रही है, अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है, लिंक खंगाले ही जा रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री का यह कहना कि धमाके के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाल किले से, और हमारे साथ काजल भी जुड़ी हुई है फरीदाबाद से। लेकिन विवेक, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, हम देख रहे हैं एजेंसियां लगी हुई हैं और गृह मंत्री कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी मैसेजिंग है ये। बस बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ घंटे शेष रह गए हैं। कुछ घंटे मत बोलिए, घंटे से भी कम शेष रह गए हैं। जब ये 24 घंटा पूरा हो जाएगा और जांच एजेंसियों की चहलकदमी हम देखते सुबह से आ रहे हैं और कल से ही देखते आ रहे हैं कि चहलकदमी हो रही है। एक बात जो आज तय हुई है वो ये है कि एनआईए को गृह मंत्रालय ने जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब प्रधानमंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, तीनों के आप वर्डिंग्स को लीजिए। तीनों ने एक ही लमसम एक ही बयान दिया। तीनों ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जतिन इस वक्त हमारे पास है। जतिन, अमित शाह हो, रक्षा मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, सभी लोग एक सुर से कह रहे हैं दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। क्या लग रहा है आपको? इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब बिहार से प्रधानमंत्री ने कहा, इस बार भूटान से उन्होंने कहा। बिल्कुल, इससे टाइमलाइन को समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट तब आया जब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई। उस बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग शामिल थे, एनआईए, एनएसजी और तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन सभी के लोग शामिल थे। जानकारी सोर्सेज से हमें ये मिल रही है कि उस मीटिंग में अभी तक का जो भी इन्वेस्टिगेशन रहा उसके बारे में गृह मंत्री को बताया गया। साथ ही जैश का एंगल और टेरर एंगल को लेकर जो चर्चाएं हम कल से ही कर रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद से, उस पूरे प्रोस्पेक्ट को भी गृह मंत्री को बताया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर आया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो 2014 का टर्म आप याद कर लीजिए, वो हमेशा से आतंकवाद और टेररिज्म के बेहद खिलाफ रहे हैं। और जब जब कुछ ऐसा हुआ देश के किसी भी कोने में, एक कड़ा जवाब उन आतंकियों को दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर किसी से छिपा नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बदलाव और इस तरीके के बहुत सारी चीजें सुबह से ही फ्लोट कर रही है, लेकिन उन सभी को दरकिनार करते हुए एक बात बिल्कुल क्लियर, और जिस तरीके की मूवमेंट हम सुबह से देख रहे हैं, चाहे वो एनएसजी का हो, एनआईए का हो, सब यहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और एनआईए को इन्वेस्टिगेशन सौंपने का मतलब यही है कि टेरर एंगल को इन्वेस्टिगेट करना और जो भी दोषी है उनको पकड़ना। आतंक का एक नया तरीका हम लोगों ने देखा, लेकिन कार्रवाई का नया तरीका क्या हो सकता है, हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बारूद की गंध नहीं है, आप भी जान। बिल्कुल, और ये एक नया मॉड्यूल है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं वो एंड टाइम पे ही पता लगता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किसी को भनक नहीं थी, रात को ही ऑपरेशन किया गया और उसके बाद की तस्वीरें सबने देखी कि मुरीद के जो कि जैसे तैयारी चल रही है, बैठकें चल रही है, जवाब भी बड़ा होगा ऐसा लग रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख करें, जहां दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। फोरेंसिक जांच में सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आ गया है, मॉड्यूल कनेक्शन सामने आ गया है। विस्फोटक का सैंपल दरअसल मैच हुआ है। दोनों जगहों पर अमोनियम नाइट्रेट मिला। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ठिकानों पर छापेमारी हुई, तो कैसे अमोनियम नाइट्रेट बड़ी मात्रा में मिला था। और अब
जब मैच किया गया है जो विस्फोटक यहां दिल्ली में इस्तेमाल हुआ ब्लास्ट के लिए, तो दोनों सैंपल्स मैच हो गए हैं। ऐसे में ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल कनेक्शन अब बिल्कुल क्लियर एस्टैब्लिश हो गया है, सामने भी आ गया है। जो बात रिपब्लिक भारत लगातार कल से कह रहा था कि फरीदाबाद में ये सारा विस्फोटक मिलना और उसके बाद इस तरह की घटना होना, इसमें लिंक है, वो अब प्रूव हो चुकी है बात, क्योंकि अब सैंपल्स मैच हो गए हैं। और ये आधिकारिक जो जानकारी हम तक आई, हम आपके सामने रख रहे हैं। फोरेंसिक जांच के जरिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल कनेक्शन सामने आ चुका है, एक्सपोज हो चुका है, लिंक बिल्कुल क्लियर एस्टैब्लिश हो चुका है, क्योंकि जो सैंपल्स है वो मैच हो गए हैं। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो दिल्ली के लाल किले के पास ये जो धमाका हुआ, उसका क्लियर कनेक्शन फरीदाबाद से, आतंकियों के कई किरदार इस धमाके से जुड़े सामने आ चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। इसमें व्हाइट कॉलम मॉड्यूल के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है जो आतंक फैलाने का काम कर रहा था, और दिल्ली के साथ साथ कई और शहरों को दहलाने की भी साजिश रची जा रही थी, ये पता चला है। एक एक करके सारे आतंक से जुड़े सारे कनेक्शन अब सामने आ रहे हैं। पुलवामा में प्लानिंग होती है, फरीदाबाद से बारूद मिलता है और इसके बाद दिल्ली में धमाका होता है। कैसे फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था और कैसे दिल्ली दहलाने की प्लानिंग की जा रही थी, आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर डिटेल में बताते हैं। ये अल फला यूनिवर्सिटी है जहां मरीजों का इलाज होता है, लेकिन कौन सोच सकता था कि इसके पास से मौत का सामान बरामद होगा। कौन सोच सकता था कि यहाँ के डॉक्टर आतंक का पाठ पढ़ाते होंगे। कौन सोच सकता था ये दवा नहीं जहर बनाते रहे होंगे। 350 किलो विस्फोटक, केरिकाव राइफल, 20 टाइमर्स, 83 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन्स, 3 राइफल्स। दिल्ली से केवल 50 किलोमीटर दूर इस यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर आतंकी साजिश रच रहे थे, हमले की प्लानिंग कर रहे थे। एक कमरा आप यहाँ पर देखेंगे जो कि पूरे तरीके से बंद है, खुल नहीं रहा है, और दूसरा कमरा इसके ठीक बिल्कुल आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है। तो ये 3 कमरे थे, इन 3 कमरों में विस्फोटक यहाँ पर रखा हुआ था। तकरीबन 25 से 30 बोरी, जो चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि उन बोरियों के अंदर विस्फोटक था, और उसके बाद उसको यहाँ से ले जाया गया। और थोड़ा आगे जाएंगे, मैं आपको इस घर की और जो तस्वीरें दिखाऊं, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हालांकि एक फैमिली है, कुछ महिलाएं अंदर हैं जो बैठी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 मंजियां सिर्फ नजर आएंगी। एक तरीके से एक कमरे को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। कमरे को बंद करने के बाद उसके अंदर विस्फोटक जो है वो रख दिया गया। ये एक नामी अस्पताल है और यहाँ का डॉक्टर आतंक का सामान बना रहा था, हथियार इकट्ठा कर रहा था ताकि वो दिल्ली को दहला सके। ये वही गांव है जहां आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने हथियार और बारूद को छिपा रखा था। दिल्ली में धमाका हुआ तो इस आतंकी मॉड्यूल के तार फरीदाबाद से पुलवामा तक जुड़े मिले और इसे लेकर कई खुलासे भी हुए। फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक मिला। इस केस में डॉक्टर उमर की तलाश थी। सीसीटीवी में i20 कार में उमर दिखाई दिया। जिस दिन विस्फोटक मिला उसके अगले दिन धमाका। फरीदाबाद में जांच के दौरान 20 टाइमर्स भी मिले। जिस कार में धमाका हुआ वो फरीदाबाद में ही थी। फरीदाबाद में 20 सितंबर को कार का चालान हुआ था। कार को नदीम ने फरीदाबाद में एक डीलर को बेचा था। कार डीलर से तारिक ने कार ली और उमर को बेच दी। इन खुलासों से दिल्ली ब्लास्ट की पूरी तस्वीर साफ हो गई। इस ब्लास्ट में आतंकी उमर जहन्नुम पहुंच गया। फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अब जांच एजेंसियों ने आतंक के खिलाफ एक्शन लिया, छापेमारी शुरू की और टेरर मॉड्यूल में शामिल उमर मोहम्मद के साथियों को गिरफ्तार किया तो वो डर गया। पुलिस का कहना है कि इसी डर से उसने आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसमें कई बेगुनाह मारे गए और खुद आतंकी उमर भी जहन्नुम पहुंच गया। अब इस व्हाइट कॉलर आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए इनके तार और कहां-कहां जुड़े हैं, इस बात का पता लगाने के लिए एनएसजी, एनआईए, एफएसएल, आईबी, सीआरपीएफ, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस की टीम लगी हुई है। पूरे देश में आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
फरीदाबाद मॉड्यूल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और हमारे साथ बड़ी टीम जुटी हुई है। आप देख रहे हैं, विवेक को देख पा रहे हैं लाल किले से। हमारे साथ काजल भी फरीदाबाद से जुड़ी हुई है, अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही, जहां लिंक बिल्कुल क्लियर सामने आ चुका है और काजल का ही रुख कर रहे हैं। काजल, ये जो कनेक्शन है, ये लग रहा है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स को जोड़ा जा रहा था। शाहीन ये संभाल रही थी क्या ये शख्स संभाल रहा था मुजम्मिल? बहुत सारे सवाल है काजल। जी बिल्कुल, मुजम्मिल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से यहीं पर बैठकर इसी यूनिवर्सिटी से वो पूरे तरीके से ये प्लानिंग कर रहा था टेरर अटैक करने की या फिर जो विस्फोटक है उसे जुटाने की, वो पूरे तरीके से अब ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पहले कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अगर रोजगार नहीं होगा तो लोग पत्थर उठाएंगे, हथियार उठाएंगे, लेकिन अब साफ तौर पर ये हम कह सकते हैं कि डॉक्टर होने के बावजूद भी जिस तरीके से आतंकी घटनाएं की साजिश करने के लिए, जिस तरीके से विस्फोटक जुटाने के लिए ये जो है इकट्ठा किया जा रहा था, पूरे देश को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, तो उससे जाहिर तौर पर हम यही कह सकते हैं कि मंशा इनकी साफ है कि हमें करना कुछ भी है लेकिन अपने टारगेट को पूरा रखना है। क्या वो टारगेट पूरा कर पाया था मुजम्मिल, या फिर जितने लोग भी इस पूरे साजिश में शामिल हैं, जो लोग विस्फोटक, क्योंकि लगातार विस्फोटक बरामद जो है वो किए जा रहे हैं और भारी मात्रा में किए जा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी में। और आपको बता दें, सुबह 4 बजे से पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार, क्राइम ब्रांच की टीमों की अगर हम बात करें, एनआईए की बात करें, तो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है और यहाँ पर 52 लोगों से ज्यादा लोगों से अभी तक पूछताछ हो चुकी है। काजल, बड़ा नंबर है, 52 लोग आप बता रही हैं जिनसे पूछताछ हुई है। अभी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनका बेनकाब होना बाकी है। जतिन और विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जरा जतिन से समझिए, जब वो वहां पहुंचे अल फलाह, तो वहां उन्हें ये जो खुलासे हुए, कैसे शाहीन का कनेक्शन सामने, अभी और भी चेहरे हैं, क्योंकि हो सकता है शाहीन को, क्योंकि भारत का प्रमुख बनाया गया था जमात मोमिनात का, तो हो सकता है कि और रिक्रूटमेंट हुआ हो जिसका खुलासा होगा। बिल्कुल जतिन, ये समझना चाहेंगे कि 2 एपिक सेंटर यहाँ पर साफ तौर पर आतंक के नज़र आते हैं। एक तो यहाँ से शुरू होता है और दूसरी तरफ से कश्मीर की तरफ जाता है, तो ऐसे में 2 ऐसे सेंटर मिलते हैं। लेकिन इससे पहले हमने मसूद अजहर की बात को भी सुना था, वो रो रहा था, फफक रहा था और महिलाओं को, खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्हें कह रहा था कि आप आगे आइए। तो ऐसे संदेह तब पैदा किए जा रहे थे, लेकिन ये तो बिल्कुल उदाहरण जीवंत है, एकदम बिल्कुल जीता जाता है। बिल्कुल, देखिए 3 बड़े पॉइंट है। एक, कल जो लाल किले के बाहर हुआ उसका फरीदाबाद कनेक्शन 2 चीजों पे मिलता है। एक, अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि विस्फोट इतनी जोरदार था, किसी तरीके का गड्ढा नहीं था, ये बिल्कुल क्लियर था, किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया, उसमें ऑयल है या सीएनजी, वो फोरेंसिक के बाद क्लियर हो जाएगा। और वैसा ही रसायन हमें मिला कहां? फरीदाबाद में, डॉक्टर मुजम्मिल के 2 अलग अलग ठिकानों से। दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, वो फरीदाबाद को, जिसको आप एपिक सेंटर भी कह रहे हैं, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी, वो डॉक्टर मुजम्मिल को भी जोड़ती है। और लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ, उस गाड़ी के अंदर I-20 में जो डॉक्टर उमर सवार था, वो भी उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पिछले 3.5 सालों से था। दोनों में एक बात कॉमन, वो यूनिवर्सिटी। और आज तीसरा पॉइंट, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 70 एकड़ में वो यूनिवर्सिटी फैली हुई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी चलता है। लेकिन आज उसकी प्रिंसिपल और HR से पूछताछ की गई। दोनों से इस पहलू पर पूछताछ की गई कि क्या इस यूनिवर्सिटी को रिक्रूटमेंट सेंटर तो नहीं बना दिया। वो इसलिए क्योंकि मुजम्मिल 3.5 साल से वहां पर किराए पे मकान लिया, वहां से 4 किलोमीटर दूर और एक महज 500 मीटर दूर, और दोनों जगह विस्फोटक मिले 2900 किलो, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। उसी तर्ज पर लाल किले के बाहर ब्लास्ट होना। दूसरा, डॉक्टर उमर वो भी यहीं पर था, हालांकि वो संदिग्ध है, डीएनए के बाद तमाम चीजें क्लियर होंगी। आइडेंटिटी छुपा रहा है, फरीदाबाद से सुबह 7 बजे निकलता है, 3 घंटे पार्किंग में क्या कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन का विषय। लेकिन सबसे बड़ी बात अब एनआईए के सामने चुनौती है कि कैसे इनका जो हैंडलर है, जो इनको डायरेक्शंस दे रहा था, उसके बारे में पता करना। 3 घंटे डॉक्टर उमर पार्किंग में क्या कर रहा था, किससे बात कर रहा था, क्या वो पीक आवर्स का इंतजार कर रहा था, ये तमाम ऐसे पॉइंट्स है, उसके बारे में पता करना। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो मटेरियल पकड़ा गया, वो लोग गिरफ्तार हुए, 8 लोग गिरफ्तार, और आज एक और की गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई। उसके अलावा क्या कुछ और लोग थे जो कि स्लीपर सेल के तर्ज पर काम कर रहे हैं, जो कि लोकल सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा काजल बता भी रही थी कि 52 लोगों से पूछताछ की जा रही है, नंबर और बढ़ेगा और जाहिर सी बात है इसमें गिरफ्तारी भी और होती है, और गिरफ्तारियां और हो सकती है। जतिन, जो आप कह भी रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहेगा। जतिन, विवेक और काजल, आपका हम रुख करेंगे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली धमाके पर पुलिस सूत्रों से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो अपडेट मिल रहा है, डॉक्टर उमर नबी ने हड़बड़ी में ये धमाका किया था, यानी जल्दबाजी में
ये धमाका हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। वो साथियों की जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही थी उससे घबरा गया था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उमर नबी की ही देख रहे हैं, और ये वही गाड़ी है जिसमें विस्फोट हुआ, i20 गाड़ी। और जानकारी अब ये मिल रही है कि जैसे साथियों की गिरफ्तारी हो रही थी उससे घबरा गया था उमर नबी, और यही वजह है कि हड़बड़ाहट में इस तरह से वो निकला, गाड़ी लेकर निकला और अचानक ये धमाका हुआ। तो ये बड़ा खुलासा हो गया, और कहीं ना कहीं अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको यही लगेगा, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में कार्रवाई हो रही थी, गुजरात में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए आतंकियों को पकड़ लिया था, वहीं जम्मू कश्मीर के अलावा फरीदाबाद में विस्फोटक पर विस्फोटक मिल रहे थे, और क्योंकि उमर उन्हीं से लिंक्ड था, ऐसे में बचने के लिए वो रास्ते तलाश रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। पैनिक अटैक्स आ रहे थे उसे, और इसी पैनिक अटैक में, इसी हड़बड़ी में, इसी जल्दबाजी में क्या उसने इस घटना को अंजाम दिया? कम से कम जानकारी तो यही कहती है। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद मॉड्यूल ध्वस्त हुआ, आतंक के व्हाइट कॉलर नेटवर्क की गर्दन पकड़ ली गई, लेकिन ठीक इसी वक्त एक आतंकी अपने बिल से बाहर निकला। फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद आतंकी डॉक्टर उमर ने दिल्ली को दहलाने का प्लान बना लिया। पकड़े जाने का खौफ, गिरफ्तारी का डर, आतंकी डॉक्टर के हाथ पांव फूल चुके थे, और फिर वो HR 26 नंबर की i20 कार लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ा। तारीख 10 नवंबर, समय सुबह 8:04। कार बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल हुई। तारीख 10 नवंबर, समय सुबह 8:20। कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर देखी गई। तारीख 10 नवंबर, समय दोपहर 3:19। कार लाल किले के पास पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। तारीख 10 नवंबर, समय शाम 6 बजे कार लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर निकलती हुई देखी गई। तारीख 10 नवंबर, समय शाम करीब 6:50 के करीब लाल किले के पास ब्लास्ट हो गया। आतंकी डॉक्टर का पूरा व्हाइट कॉलर गिरोह पुलिस की पकड़ में था, और जो नहीं भी था वो निशाने पर था। इसी बात का अंदाजा आतंकी उमर को लग चुका था, और इसी घबराहट में आतंकी डॉक्टर उमर ने अपनी मौत आती देख डॉक्टर का चोला उतार फेंका और अपने फिदायीन गेटअप में वापस आ गया। आतंकी मुजम्मिल, आदिल और शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उमर का पाकिस्तानी हैंडलर से शायद संपर्क टूट चुका था, और यही वजह थी कि उसने बचे खुचे विस्फोटक के साथ खुद ही आनन फानन में इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। इसमें जो एक तरीका है वो साफ तौर पर नजर आता है यहाँ पर कि लाल किले के पास जो धमाका हुआ है, इसमें ये जो सुसाइड अटैक इसे माना जा रहा है अब तक, वो क्यों हुआ है इसकी तह में जाएंगे तो पता चलेगा कि जिस तरीके से लगभग 3000 किलो जो विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ, उससे कहीं ना कहीं वो डर गया था। और ऐसी स्थिति में जो अभी आ रहा है कि कहीं भंडा फोड़ ना हो जाए, पूरे मॉड्यूल का खुलासा ना हो जाए, इस कारण से सुसाइड अटैक को अंजाम दिया गया। एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही हैं। आतंक के हर अड्डे पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। आतंक की आखिरी नस्ल को भी नेस्तनाबूद करने का राष्ट्रीय अभियान छिड़ चुका है। आतंक के संपूर्ण सफाई का वक्त आ गया है। देश में छिपे गद्दारों पर भी बड़ा प्रहार करने का यही समय है, सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप समझ रहे हैं, खुलासे ये हो चुके हैं कि उमर ने डर की वजह से, कहीं ना कहीं घबराहट की वजह से कि वो पकड़ा ना जाए, गाड़ी निकाली और पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। और जिस बड़े पैमाने पर इनकी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि वो प्लानिंग एक्सपोज हो चुकी थी, एक एक चेहरा पकड़ा जा रहा था, तो कैसे इसने कार का इस्तेमाल करके इतना बड़ा घटनाक्रम किया है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन अब आपको जरा कार का कनेक्शन बता देते हैं, कैसे खुलासा हुआ है। मोहम्मद आमिर के नाम पर RC है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है मोहम्मद आमिर के नाम पर है, और पुलवामा के उमर नबी ने ये गाड़ी खरीदी थी। संदिग्ध उमर नबी ने कार की पेमेंट की थी। फरीदाबाद से उमर ने ये कार खरीदी और 20 सितंबर 2025 को कार का चालान कटा। गलत पार्किंग के लिए फरीदाबाद में ये चालान कटा। डॉक्टर उमर नबी की तलाश में अब पुलिस उस वक्त से हो गई थी, लेकिन जब यह खुलासा होता है कि उमर उसी गाड़ी में मौजूद था,
तब एक एक सच्चाई सामने आती है। दिल्ली धमाके का तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से पूरी तरह से क्लियरली जुड़ चुका है, प्रूव हो चुका है। जांच एजेंसियां अब इस मामले में फुल एक्शन मोड में हैं। जांच एजेंसियों की कोशिश है कि अब आतंक के स्लीपर सेल को पूरी तरह से एक्सपोज किया जाए, लेकिन असली खतरे का ऐलान बजाया है धमाके में इस्तेमाल होने वाली i-20 कार ने, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल इस तरह किया गया कि सुरक्षा अधिकारी भी सर पकड़कर बैठ गए कि कैसे एक यूज्ड कार को आतंकियों ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और कार के परखच्चे जो उड़े उससे क्या सबूत मिले, कैसे पूरी जानकारी सामने आई है। डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके में जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक एक्शन जारी है। अब तक जांच में जो सबूत हाथ लगे हैं उससे साफ हो गया है कि लाल किले के पास जो धमाका हुआ वो फरीदाबाद में बेनकाब किए गए रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और उनसे बरामद हुए 2900 किलो विस्फोटक का रिएक्शन था। 6:28 पर इसी पार्किंग से गाड़ी बाहर निकलती है और 6:54 पर यानी कि तकरीबन आधे घंटे बाद लाल किले के ठीक सामने उसी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि तमाम जो सीक्वेंस है उसको खंगाला जा रहा है। इस रोड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर मेरे पीछे आपको तस्वीर दिखाई पोल पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालने का जो काम है वो किया जा रहा है और बाकायदा एक चेन इस पूरे मामले में तैयार की जा रही है। दरअसल जैश के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा रहे उमर को मुजम्मिल की गिरफ्तारी और 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी के बाद ये डर सताने लगा कि वो पकड़ा जा सकता है। इसीलिए उसने जल्दबाजी में धमाके का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा चौंकाया धमाके में इस्तेमाल की गई उस i-20 कार ने, जिसे उमर ने धमाके के लिए इस्तेमाल किया। कि दोपहर को 3:12 के आसपास गाड़ी जो है वो इसी पार्किंग के अंदर दाखिल होती है और आप अभी भी देखेंगे कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पार्क आपको नजर आएगी और इन्हीं गाड़ियों के बीच में वो सफेद रंग की i-20 कार भी खड़ी हुई थी। 3:12 पर इस पार्किंग के अंदर दाखिल होती है और शाम को 6:28 पर इसी पार्किंग से जो गाड़ी है वो निकलती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जाहिर है जांच एजेंसियों के पास दिल्ली धमाके में सबसे अहम सबूत धमाके में इस्तेमाल हुई उस i-20 कार का हिस्सा ही है, जिसने सोमवार शाम दिल्ली में कहर मचाया। लेकिन हैरानी यह है कि जांच एजेंसियों के पास इस बात के सबूत तो हैं कि उमर ने ये कार कहां से खरीदी, उसने कार को धमाके से पहले कहां पार्क किया। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल सके हैं। मसलन गाड़ी पार्क करने के बाद 3 घंटे उमर कहां था? धमाके से पहले उन 3 घंटों में किससे संपर्क किया? क्या उमर पार्किंग में विस्फोटक लगी कार लेकर आया था या उसने कार में विस्फोटक लगाने के लिए किसी का इंतजार किया? धमाके में RDX का इस्तेमाल हुआ या अमोनियम नाइट्रेट का? धमाके के वक्त जो लोग कार में बैठे थे वो कौन थे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जाने बगैर धमाके के सूत्रधारों और अब तक छिपे आतंकी चेहरों को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं वो बेहद उलझी हुई हैं। कार को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक कार अब भी मोहम्मद सलमान के नाम थी, जिसने अपनी कार देवेंद्र नाम के शख्स को बेची थी। फिर ओखला के देवेंद्र ने कार अंबाला के किसी शख्स को बेच दी, लेकिन खरीदार ने वो कार फिर एक यूज्ड कार डीलर को बेची, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कार को आखिरी बार यूज्ड कार डीलर ने पुलवामा के तारिक नाम के शख्स को बेच दी। आरोप है कि जिसका पैसा उमर नबी ने दिया था। धमाके में इस्तेमाल हुई कार को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कार कई बार बेची और खरीदी गई, लेकिन कार की आरसी को अपडेट नहीं किया गया, जो इस मामले में टेरर लिंक थ्योरी को मजबूती देता है, क्योंकि इससे पहले पुलवामा में भी दिल्ली धमाके की तरह ही हमला किया गया था और उसमें भी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ही नाम सामने आया था। बहरहाल सवाल कई हैं जिनके जवाब हासिल किए बगैर नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली धमाके का सीधा कनेक्शन जैश
और उसके स्लीपर सेल से जुड़ा है, जिनमें हर एक सवाल के पीछे आतंकियों का लंबा ट्रेल छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, शाहीन को लेकर नया खुलासा हो गया है। शाहीन कानपुर में भी काम कर चुकी है। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में यह काम करती थी। 2009 और 2010 के बीच कन्नौज में भी शाहीन रही है। 2013 में कानपुर मेडिकल कॉलेज से यह अचानक गायब हुई थी और कानपुर मेडिकल कॉलेज से बर्खास्तगी भी इसकी हुई थी। ये बड़ा खुलासा है। हमारे साथ विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, ऐसा लग रहा है कि फरीदाबाद में जब हायरिंग की गई शाहीन की तो उसके बैक रिकॉर्ड्स बिल्कुल नहीं खंगाले गए, क्योंकि खंगाले गए होते तो ये सच्चाई सामने आ जाती कि एक जगह काम करके ये गायब हो चुकी है, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सलोनी, गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो थी, क्योंकि शाहीन जो थी वो मेंटली पहले से ही कह सकते हैं कि जो ब्रेन वॉश लोग करते हैं इनका ब्रेन वॉश हो चुका था। क्योंकि शाहीन का प्रोफाइल आप देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। पिता से जब आप बातचीत की जाती है तो पिता कहते हैं कि 1.5 साल से बातचीत नहीं हुई। अब ये देखिए कि कोई बाप और बेटी के बीच में 1.5 साल से बातचीत नहीं होती, यानी कि पिता को भी कई हद तक, हालांकि पूछताछ में साबित हो जाएगा और पूछताछ में इस बात का भी पता लग जाएगा कि आखिर शाहीन के साथ जब बातचीत नहीं होती थी तो आखिर ऐसा क्या हुआ था। अब देखिए यहां पर कानपुर मेडिकल कॉलेज में बर्खास्तगी हो गई। अब इसके कारण भी जो है जांच एजेंसियां तलाशेंगी कि आखिर क्या माजरा था। क्या वो अब्सकॉन्ड घोषित कर दी गई थी, क्या वो भगोड़ा घोषित कर दी थी और इसके पीछे कारण क्या थे। तो ऐसे है कि शाहीन के जो चैप्टर्स जैसे जैसे खुल रहे हैं, ये पता चल रहा है कि पहले असॉल्ट राइफल मिली, लेकिन अब तो जो चीजें सामने आ रही है उनको तो करता धरता बताया जा रहा है। यानी कि आतंकी जो मॉडल था, वो जो नया नेक्सस था जिसमें महिलाओं को शामिल किया जाना था, फंड इकट्ठा किया जाना था, तो इस पूरे नेक्सस के जो तार हैं वो शाहीन से बिल्कुल मिलते जाते हैं और शाहीन ही नेतृत्व करता थी। अब ऐसे में शाहीन का पकड़ा जाना, शाहीन की गिरफ्तारी होना, शाहीन को डिटेन करना, उससे पूछताछ होना कई खुलासों को जन्म देता है। और इस बात से बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले कुछ समय में आप इस पे 1 दिन या 2 दिन या फिर 5 दिन का समय ले लें तो NIA इसमें तह तक पहुंचेगी और हो सकता है कि देश के कोने कोने से ऐसे मॉड्यूल निकल कर सामने आए। क्योंकि कुछ देर पहले ये खबर, जब ये बुलेटिन शुरू हुआ था, जैसा आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, उसके ठीक पहले गुजरात से भी कनेक्शन जोड़े जा रहे थे। तो आप समझिए कि हर प्रदेश को अलर्ट पर घोषित करना, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सजग होना, अपने अधिकारियों को निर्देश देना, बार बार मीटिंग होना और इस वक्त जो बड़ी खबर है कि गुजरात से कनेक्शन होना, तो आप समझिए कि क्या चल रहा था पूरे देश में, कितना बड़ा नेक्सस चल रहा था और ये एक्सपोज हो चुका है। एक एक शख्स तक पहुंचने की कोशिश यहां चल रही है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन प्रहार में अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्योंकि संवेदना के नाम पर, मानवता के नाम पर बीते कई दशकों से हम इस बात को स्वीकार करते आ रहे हैं कि आखिर आतंकियों की ऐसी कायराना हरकतों में परिवार का क्या कसूर है। लेकिन आज सवाल यह है कि कब तक भारत इस विक्टिम कार्ड के सामने खुद को जख्मी होते देखता रहेगा। कब तक ऐसे चलता रहेगा कि आतंकी खून बहाए और उनके परिवार वाले फिर आंसू बहाएं और हम ये बात मानते रहे कि हर बार की तरह उन्हें इस बार भी नहीं पता था कि उनके घर में एक आतंकी है। रिपोर्ट देखिए। आतंकियों के रहनुमाओं ने तो अपना पैटर्न बदल लिया, लेकिन इन आतंकियों के परिजनों का पैटर्न हमेशा की तरह सेम है। घटना के वक्त या तो आतंकी दूध लेने बाजार गया होता है या तो किसी के लिए दवाई लेने, और ठीक ऐसा ही आज भी हो रहा है। जब दिल्ली धमाकों में शामिल व्हाइट कॉलर आतंकियों के घर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची तो हर बार की तरह वही आंसू, वही मासूमियत कि मेरी बेटी ऐसी होगी। हर किसी का जवाब लगभग एक जैसा, हमारा बेटा भोला है, हमें कुछ नहीं पता उसके पास क्या था क्या नहीं था। वो सीधा साधा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने पहले ही हमें फोन किया था, बोला था कि लाइब्रेरी में मेरा एग्जाम है, मैं लाइब्रेरी में प्रिपरेशन करूंगा और बच्चों को भी एग्जाम है। ये बात हमने पहले ही डिक्लेयर उसने की थी। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर उमर कहाँ रहते थे बाहर, जहाँ वो किस लोकेशन में रहते थे? फरीदाबाद, इतना हमें पता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा तो पता नहीं। फरीदाबाद। कब से रह रहे हैं? 2 साल या 3 साल। तो काम वगैरह कहाँ वो काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे? कुछ एज अ प्रोफेसर वो काम कर रहे थे वहाँ, वो मुझे नहीं पता कहाँ थे। कोई नहीं, आप पुलिस से कंफर्म करवाइए। हमारे पास कोई केस नहीं है, अभी भी नहीं हुआ है पुलिस के साथ केस वगैरह, कुछ नहीं।
ये किनके साथ उठते बैठते थे? जो आपके डॉक्टर भाई है वो किनके साथ उठते बैठते हैं? आपके दोस्त जब इधर आ रहे थे उसके 2-3 दोस्त वो जिसने डिटेल्स ली हैं उनकी सब दिए हैं। आखिरी बार कब आपकी बात हुई थी मुजम्मिल से और क्या कुछ बात? जी सर 13 दिन से बात नहीं हो रहा है, न हमें मुलाकात दे रहे हैं वो। जी सर वो 13 दिन से पहले हम हर रोज बात कर रहे थे, वीडियो कॉल्स वगैरह सब कुछ। हमारी बहन की शादी थी वो भी अब नहीं। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। गिरफ्तार हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताइए हमको नॉलेज नहीं। कब बात हुई आपकी? आखिरी बात हमारी मेरा कभी 1.25 साल हो गई। फरीदाबाद के जो डॉक्टर हैं उनसे 1.25 साल। इसके साथ इनकी शादी किसके साथ हुई? जो डॉक्टर है फरीदाबाद के जिनसे इनका कनेक्शन सामने है, उनसे इनका क्या रिलेशन था? ये लोग कब से साथ में थे एक साथ? नहीं इसके बारे में हमें कोई कुछ भी नहीं पता है। शादी हो चुकी है? किसके मतलब शादी हो चुकी है? बोलने दो। किससे क्या रिलेशन है, किससे दोस्ती है, ये हमें कुछ नहीं पता। घर में आतंकी विस्फोटक बनाता है, नेटवर्क स्थापित करता है, सरहद पार से ट्रेनिंग लेता है, हथियार लेता है, निर्देश लेता है, लेकिन परिवारों का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं पता। ये मगरमच्छ के वो आंसू हैं जो हर आतंकी घटना के बाद सामने आते हैं। ये विक्टिम कार्ड को और मजबूत करने का वो पैतरा है जो सालों से खेला जा रहा है, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम लगातार इन आतंकियों के परिवार वालों को ट्रेस कर रही है, उनसे बात कर रही है और सच सामने लाने के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इसी पड़ताल का ये हिस्सा है जहां इस बात के सबूत मिलते हैं कि आतंकियों के इन परिवारों का ये पैटर्न कोई नया नहीं बल्कि पुराना है। हर बार वही आंसू, हर बार वही जवाब और सहानुभूति के लिए एक पूरी टूल किट इनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन प्रहार में आज सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देश के अंदर आतंक के कितने डॉक्टर मौजूद हैं, और आतंक के इस नए गेटअप के पीछे उस सपोर्ट सिस्टम से भी सवाल है कि विक्टिम कार्ड के लिए कब तक झूठ के आंसू बहाए जाते रहेंगे और कब तक देश इन आंसुओं का हिसाब चुकाते चुकाते अपने सीने पर जख्म लेता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी ये देखना बाकी है कि टेरर के इस डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर और क्या क्या खुलासे होते हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हर अपडेट रिपब्लिक भारत पर आपको मिलता रहेगा। फिलहाल आज के लिए प्रहार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।